Assalamualaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC part 1. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो टॉपिक है आज का वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इस आर्टिकल के हवाले से हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, postulates of theory, molecular orbitals, structure of different molecules, फिर हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर और आखिर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी कि यह थ्योरी कैसे डेवलप हुई। तो हमने इससे पहले वेस्पर थ्योरी को पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। वेस्पर थ्योरी डिस्कस दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर arrange themselves around the polyvalent atom which describes the shape of the molecule। हमने वेस्पर थ्योरी के हवाले से हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये एक पॉलीवेलेंट एटम के इर्द कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, जिससे हमें उस मॉलिक्यूल की शेप का पता चला था। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द वे दैट हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस और ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड्स। कि इस थ्योरी के अंदर हमें ये पता चला था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन both the theories fails to explain distribution of electrons in these orbitals। लेकिन ये दोनों थ्योरी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। इस हवाले से फिर एक नई थ्योरी डेवलप हुई जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा गया। In order to explain the distribution of electrons in orbitals and number of bonds formed between atoms, molecular orbital theory was developed। इस थ्योरी के अंदर electrons in a molecule are not assigned to individual atoms but are treated as moving under the influence of atomic nuclei in the whole molecule। इस थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के साथ असाइन नहीं करते। मींस कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के साथ डिस्कस नहीं करते, बल्कि इस थ्योरी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के हवाले से डिस्कस करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कैसे मूव करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या हैं थ्योरीज की? तो पहली पोस्टुलेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रीट द होल मॉलिक्यूल एज ए सिंगल यूनिट। कि एमओटी पूरे मॉलिक्यूल को, इनके दोनों एटम्स को एक सिंगल यूनिट के तौर पे डिस्कस करती है। जबकि इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर भी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हमने एक एटम को सिंगल यूनिट के तौर पर देखा था, यानी कि हर एटम को हमने अलग अलग पढ़ा था। लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको एज ए सिंगल यूनिट हम पढ़ेंगे। दूसरी पोस्टुलेट क्या है? टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच डिफर इन एनर्जी। कि दो ऑर्बिटल्स दोनों एटम्स के आपस में ओवरलैप करते हैं और फिर ओवरलैप के नतीजे में दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं
जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। नंबर 3, the molecular orbitals of low energy is called bonding molecular orbital, BMO, and the molecular orbital of high energy is called anti-bonding molecular orbital. जो molecular orbital बने हैं, इन दोनों में से जो लो एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग molecular orbital या BMO, और जो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग molecular ऑर्बिटल या ABMO। नंबर 4, the bonding molecular orbitals are represented by sigma bond, pi bond, etc., while the anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, etc. मीन्स कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम हमेशा सिग्मा या पाई से डिनोट करते हैं, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं s और s। ये दोनों ऑर्बिटल्स दोनों एटम्स के आपस में ओवरलैप करते हैं और फिर ये दो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो लो एनर्जी का है इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसको सिग्मा स्टार से लिखा जाता है। नंबर 5, the filling of electrons in molecular orbitals takes place according to Aufbau, Pauli exclusion and Hund's rule। कि इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पहले पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, जिनमें ऑफबाउ प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है एंड हुंड्स रूल है। इट मींस दैट लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बिफोर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। नंबर 6, only those atomic orbitals are combined to form molecular orbitals which have comparable energy and orientation। मीन्स कि सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं या ओवरलैप करते हैं जो एक जैसे हैं, जिनकी एनर्जी तकरीबन एक जैसी होती है और जिनकी डायरेक्शन भी एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर 1s कैन कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल नॉट विद 2s। एक एटम का 1s ऑर्बिटल हमेशा दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगा या कंबाइन करेगा, जबकि वो 2s से कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस होता है, जबकि 1s दोनों ऑर्बिटल के हमेशा एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डायग्राम हमारे सामने है जिसमें जो s ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, जो दोनों की एनर्जी एक जैसी है तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं। इस तरह 2s अगर है तो उनकी एनर्जी और 2s की एनर्जी 2s के ऑर्बिटल के बराबर है, इसलिए 1s से ओवरलैप करता है और 2s के साथ, इस तरह 2p के साथ ओवरलैप करता है। नंबर 7 है कि जो ओवरलैपिंग होती है, The overlapping of atomic orbitals may be of two types। कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1, when orbitals overlap with head-on approach, the bond formed is called sigma bond। कि जब दोनों atomic orbitals head-on अप्रोच करते हैं या हेड टू हेड कंबाइन करते हैं तो फिर इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। वो कैसे हेड टू हेड अप्रोच करेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने है एक s ऑर्बिटल है, दूसरा p ऑर्बिटल है, दोनों आमने सामने से ओवरलैप करते हैं और इनमें जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह दो p ऑर्बिटल्स भी आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं। टोटल 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं
जिनमें से सिर्फ एक यानी कि 3 p ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल सिर्फ हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है, जबकि बाकी जो 2 ओवरलैप करेंगे हमेशा पैरेलल ओवरलैप होगा। जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं ये भी आपस में अगर हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो फिर इनमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दूसरी ओवरलैपिंग है वो है when orbitals overlap with sideways approach, sideways mean parallel approach, the bond formed is called pi bond। फिर इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है कि 2 p ऑर्बिटल्स हैं जो पैरेलल वे से ओवरलैप करते हैं। इनमें जो बॉन्ड बना है ये आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इनकी ओवरलैपिंग होती है, मीन्स क्योंकि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के दोनों साइड पर होता है। तो ये p ऑर्बिटल है और इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, जिसकी एक और डायग्राम हमारे सामने है। अगर इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है जो ओवरलैप किया है ऊपर से और नीचे से, जिसको हम साइड टू साइड, जिसको हम, ये दूसरी डायग्राम हमारे सामने है जिसमें p ऑर्बिटल पैरेलल या साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस होती है। अब ये हमारे सामने जो डायग्राम है इसमें एक ही एटम के ऑर्बिटल्स जो पैरेलल ओवरलैप भी हैं और हेड टू हेड ओवरलैप भी हैं। तो इनमें जो हेड टू हेड ओवरलैप बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। जो पैरेलल ओवरलैप करेंगे p ऑर्बिटल्स इनमें पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो ओवरलैपिंग है वो 2 तरह से हो सकती है। वो हेड टू हेड भी हो सकती है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पैरेलल या साइडवेज भी हो सकती है, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इन ऑर्बिटल्स के हवाले से अब जब ये ऑर्बिटल्स 2 एटम्स के, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, ओवरलैप करते हैं तो फिर इनमें जो एनर्जी अरेंजमेंट होगा या एनर्जी डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। इस तरह 2s है तो उसकी एनर्जी 1s से ज्यादा है तो उसके हाई लेवल पर होगा। इस तरह 2p है तो उसकी एनर्जी 2s से ज्यादा है तो वो उससे ज्यादा हाई एनर्जी पर होगा। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। कि बॉन्ड ऑर्डर, कि हमने ये भी कहा स्टार्ट में कि हम ये थ्योरी ये डिस्कस करती है कि कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उनमें जितने बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाते हैं। और ये बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी फिर डेफिनेशन है half of the difference between number of electrons in bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals। मैथमेटिकली जैसे हम इसको लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। मिसाल के तौर पर हम एक MOT डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो ये हमारे सामने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के MOT डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये 1s दोनों एटम्स के ओवरलैप करते हैं तो इसमें 2 बॉन्ड बने, एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक सिग्मा स्टार बॉन्ड बना। सिग्मा लो एनर्जी लेवल का है, सिग्मा स्टार हाई एनर्जी लेवल का है। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे हमने कहा कि इनकी जो फिलिंग होती है वो होती है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिल होते हैं, हाई एनर्जी उसके बाद फिल होते हैं। तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल मींस के सिग्मा 1s के अंदर रहेंगे और सिग्मा स्टार 1s खाली रहेगा। तो हम इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर फिर कैसे होगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन है 2
और एंटी बॉन्डिंग में है 0, तो 2 - 0 over 2 equal to 1। इट मीन्स कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड बनता है या हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अगर हम हीलियम की MOT डायग्राम बनाएं वो कुछ इस तरह से हो सकती है, इसमें 1s दोनों के ओवरलैप करते हैं। अब चूंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के, तो दोनों ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये ऑर्बिटल बनेंगे तो चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, तो 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के अंदर और 2 होंगे सिग्मा स्टार के अंदर जो हाई एनर्जी का है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। 2 - 2 over 2 equal to 0। इट मीन्स के हीलियम सिंगल फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है। इस तरह का हमारे पास डायग्राम है, वो है N2 की, यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। तो डायग्राम हमारे सामने है जिसमें 2s ऑर्बिटल नाइट्रोजन दोनों एटम्स को ओवरलैप करते हैं, तो ये सिग्मा और सिग्मा स्टार बॉन्ड बनते हैं। इस तरह 2p ऑर्बिटल्स, जो कि p 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो दोनों के 3 ऑर्बिटल्स उनके ओवरलैप करते हैं। तो 3 में से एक हेड ऑन ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो ब्लू कलर में है, और दूसरे 2 जो हैं वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह पाई और बॉन्ड बने 2 जो एक एनर्जी लेवल के हैं, और सिग्मा जो हाई एनर्जी लेवल का है पाई की निस्बत, और उसके बाद सिग्मा पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बने हैं। जब हम इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने है कि जो रेड कलर में है, जो रेड सर्कल के अंदर है, वो सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग के हैं और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कैलकुलेट होता है 8 - 2 over 2 equal to 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर डायग्राम देखते हैं। हमारे सामने डायग्राम है जिसमें 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स बने। इस तरह p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा, एक सिग्मा बना, 2 पाई ऑर्बिटल्स बने। इस तरह सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल बनते हैं। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, p ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के, तो टोटल फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के? 8। 2 सिग्मा ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, जबकि जो पाई स्टार ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों एक है? क्योंकि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हमने ये पढ़ा है कि अगर एक एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन फिर सिंगल फॉर्म में एडजस्ट होते हैं। अब चूंकि पाई स्टार दोनों एक एनर्जी लेवल के हैं, इसलिए पहले सिंगल होंगे फिर डबल होते हैं, उसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम इनका बॉन्डिंग ऑर्डर चेक करते हैं तो हमारे सामने 8 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के और 4 इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग के। तो हमारे पास ऑर्डर बनता है 8 - 4 over 2 equal to 2। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमने देखा कि MOT के जरिए ही हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, और MOT के जरिए ही हम ये बता सकते हैं कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जबकि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये वेस्पर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से हमें पता नहीं चलती हैं। इस तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है MOT का कि वेस्पर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये दोनों किसी मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करते। सिर्फ वाहिद ये MOT और थ्योरी है जो ऑक्सीजन के या लिक्विड ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। क्यों ऐसा होता है या लिक्विड ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक होती है?
क्योंकि इनके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं और सेम स्पिन के साथ होते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ये सुपीरियॉरिटी है MOT की, जो कि बाकी दोनों जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन नहीं करती कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो इस तरह हमने MOT के हवाले से देखा कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। अब हम इसके हवाले से कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, जिसको हम MCQs कहते हैं। नंबर 1 है एन आयनिक कंपाउंड AB is most likely to be formed when, एक आयनिक कंपाउंड बनता है किस वक्त, जब ऑप्शन ए है the ionization energy of A is high and electron affinity of B is low। दूसरी ऑप्शन है the ionization energy of A is low and electron affinity of B is high, कि उसकी ionization energy लो हो और electron affinity B की हाई हो। तीसरा ऑप्शन है both the ionization energy of A and electron affinity of B are high या are low। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, है बी। सेकंड पार्ट है हमारा, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर, कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं और वो कौन कौन से हैं। मसलन ए ऑप्शन है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, बी ऑप्शन है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, सी ऑप्शन है 3 सिग्मा ओनली और 4 है 2 सिग्मा एंड 1 पाई। तो राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं जैसे हमने ऑर्बिटल के अंदर देखा, तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सर नेक्स्ट पार्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर 1, bonding molecular orbitals possesses less energy than atomic orbitals from which they formed, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा उन ऑर्बिटल से या एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है जिनसे ये बनते हैं। दूसरी ऑप्शन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान में नहीं होते हैं या कम होते हैं। Number C, every electron in bonding molecular orbitals contribute to the attraction between atoms, के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम्स के अट्रैक्शन की वजह से इकट्ठे होते हैं। नंबर डी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेव अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसमें हमारे पास इसका मतलब 3 ठीक होंगी, एक कोई ऐसी है जो ठीक नहीं है। राइट ऑप्शन है बी। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि अगर हम इनका MOT डायग्राम बनाएं तो किस स्पीशी के अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन के अंदर देखे। तो नंबर ए है O2+2, कि ऑक्सीजन जब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो O2+2 बन जाता है। इस तरह N2-2 या B2 या F2। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है N2-2। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन मैक्सिमम ऑफ डैश electrons in a valence shell is called completion of octet। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। सेकंड है the geometrical shape of SiCl4 and PCl3 can be explained on the basis of hybridization। किस बेस पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। नंबर 3 है The Vesper theory stands for
वेस्पर किस अल्फाज का मुखफ़फ़ है? वो है हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फोर्थ है फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2px ऑर्बिटल इज डैश देन पाई 2py ऑर्बिटल। तो ये ग्रेटर देन कि 2px की एनर्जी पाई ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 is well explained on the basis of molecular orbital theory in terms of the presence of electron in two anti-bonding molecular orbital। तो हमने जैसे स्पेशल इसकी एडवांटेज के अंदर हमने पढ़ा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। और नेक्स्ट है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? 3, जबकि वाइल दैट ऑफ Ne2 इनके नियॉन के अंदर कितने होते हैं? नियॉन नोबल गैसेस हैं तो इनके 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है, मीन के ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमने लेवल स्ट्रक्चर बनाना है कुछ मॉलिक्यूल्स के, तो कुछ पहला मॉलिक्यूल हमारे पास है HCN, जिसका लेवल स्ट्रक्चर हमारे सामने है। इसमें कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नाइट्रोजन के साथ। इस तरह दूसरा हमारे पास है CCl4, ये कार्बन सेंट्रल एटम है, तो ये हर क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नंबर 3 है CS2, तो सेंट्रल जो कार्बन है वो दोनों सल्फर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसका ये लेवल स्ट्रक्चर, जिसको क्रॉस रॉड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो बनता है। इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है हमारे सामने है कि जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जबकि एक हाइड्रोजन के साथ ये लोन पेयर शो करता है, शेयर करता है, और इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका लेवल स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ऑक्सीजन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H3PO4 का स्ट्रक्चर है हमारे सामने है, और इस तरह। तो नेक्स्ट हमारे पास है K2Cr2O7, इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ये K+ जो लिखा हुआ है, ये K दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है। इस तरह N2O5 का स्ट्रक्चर है कि जिसमें जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट करता है 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह फिर इसका स्ट्रक्चर बनता है। लास्ट हमारे पास है AgNH3 twice NO3, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें 2 मुख्तलिफ आयंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, एक कंप्लीट नहीं है। सिल्वर का पहले NH3 के साथ कॉम्बिनेशन होता है या इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ये पॉजिटिव आयन बनता है। इस तरह NO3 सेपरेटली नेगेटिव आयन है जो इसके साथ आके अटैच होता है और बॉन्ड बनाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कुछ एमोटिव स्ट्रक्चर बनाने हैं। मसलन O2 का ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह हमारे पास 2s ऑर्बिटल्स हैं, फिर 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये हमने पहले भी देखा जो स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है, जिसको हम पाई ऑर्बिटल बॉन्ड भी कहते हैं, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। दूसरा है हमारे पास O2+2 का, कि जब ऑक्सीजन दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो फिर क्या होगा? फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो खत्म हो जाएंगे, तो इसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन -2 के साथ, जब दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो फिर
एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी पेयरिंग हो जाती है, इसलिए फिर इनका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें कुछ अपने स्ट्रक्चर बनाने हैं कि मॉलिक्यूल किस तरह अपने आप को वेस्पर थ्योरी के तहत जो ऑर्बिटल वो अपने आप को अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। फिर उनके बाद अरेंज के बाद उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और फिर उनकी पोलैरिटी क्या होगी कि मॉलिक्यूल पोलर होगा, नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। तो हमारे सामने है CCl4 का स्ट्रक्चर। तो ये चूंकि इनके जो क्लोरीन है वो कार्बन के इर्द गिर्द सेम डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है SO2 का। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लोन पेयर मौजूद है सल्फर के ऊपर, ये ज्यादा जगह लेता है, तो फिर ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को ये थोड़ा सा पुश कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड एंगल है वो 119 का हो जाता है। दूसरा, ये मॉलिक्यूल एक लोन पेयर की वजह से स्लाइटली पोलर होता है। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है SO3 का। ये भी वैसा ही था जैसे SO2 है, लेकिन SO2 में चूंकि एक लोन पेयर था, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों ऑर्बिटल्स हैं और तीनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो फिर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है और हमें सब में जो एंगल है वो 120 का है, तो फिर इनका इफेक्ट उससे कैंसिल हो जाता है, तो ये भी नॉन पोलर हो जाता है। लास्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर NF3 का, कि नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक इसके पास अपना लोन पेयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा जगह लेने की वजह से जो फ्लोरीन के एटम हैं वो उनके ऑर्बिटल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है या एंगल कम हो जाता है, तो फिर ये भी स्लाइटली पोलर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन विद रीजंस, कि हमने इनमें जो क्वेश्चन उसको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है कैसा क्यों है। मसलन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बॉन्ड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसलिए when the bonded atoms approach at a distance where the attractive forces and repulsive forces balance each other, जब दोनों बॉन्डेड एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इतने डिस्टेंस पर जिस पर दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, तो वो डिस्टेंस कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है, इन मैनी केसेस the distinction between a coordinate covalent bond and covalent bond vanishes after bond formation। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद ये डिफरेंस खत्म हो जाता है कि ये मैं कैलकुलेट करना कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट था या कौन सा कोवेलेंट था। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन क्या है? A coordinate covalent bond is formed by donating both electron for bonding by one atom, but after making bond, these electrons are bonded to two nuclei equally, like covalent bond। कि जब coordinate covalent bond बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए हैं एक ही एटम ने, जब बॉन्ड बन जाता है तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक जैसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है। फिर इसलिए ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज वैनिशेस। नेक्स्ट है, द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O एंड NH3 आर नॉट 109.5 डिग्री like that of CH4। के पानी के मॉलिक्यूल में और अमोनिया के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 109.5 का नहीं है जैसा कि CH4 में होता है, क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होते हैं, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं जैसे कार्बन हाइब्रिडाइज्ड sp3 होता है। ऐसा क्यों है?
CH4 मॉलिक्यूल हैज नो लोन पेयर, कि मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए जो 4 बॉन्डेड पेयर्स होते हैं वो अरेंज करते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, इसलिए उनमें एंगल 109.5 का होता है। जबकि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है और पानी के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। इसकी वजह से जब लोन पेयर ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे तो फिर वो बॉन्डेड पेयर को थोड़ा सा पुश करेंगे, तो उनमें जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। अमोनिया के अंदर 107 डिग्री का हो जाता है, जबकि पानी के अंदर 2 लोन पेयर की वजह से 104.5 डिग्री का हो जाता है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड। तो रीजन क्या है? सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, इसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 न्यूक्लियस के दरमियान में ऑन द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। But pi bond is found by sideways overlap of atomic orbitals. Therefore, electron density is present above and below the plane of nuclei. कि जब पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के लाइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज दैन सिग्मा बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के निस्बत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, सुना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।